कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं लेखांकन समीकरण के अगले क्वेश्चन की, क्योंकि हमने अभी तक आपको लेखांकन समीकरण के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझाया था और एक क्वेश्चन भी हल करके दिखाया था। आप यहाँ पे देखेंगे कि जो लेखांकन समीकरण है वो कैसे तैयार किया जाता है। लेखांकन समीकरण तैयार करने के लिए हमें सिर्फ इसके एक प्रारूप पे ध्यान देना होगा, जिसे हम आपको समझा रहे हैं। तो बोर्ड पर आप देखते रहें, लेखांकन समीकरण के नाम से हम जिसे जानते हैं। तो लेखांकन जो समीकरण होता है, इसमें हम सबसे पहले उन व्यवहारों का लिखा करते हैं जो यहाँ पे हमने व्यापार में किए हैं, उन्हें हम विधिवत और नियमानुसार लिखते हैं। और इसके जैसे आपने देखा होगा कि जो लेन देन होते हैं, तो लेन देन के लिए आप यदि किसी दुकान पर जाते हैं तो उतने ही रुपए का आपको सामान दिया जाता है जितना रुपए आप वहां पे देते हैं। तो इसी प्रकार जो व्यापार होता है उसमें भी जो हमारे पास धन संपत्ति है वो हम उन्हें एक तरफ लिख लेते हैं और जो किसी को देना है उन्हें दूसरे तरफ लिख देते हैं। तो जो हमारे पास धन है उसे हम संपत्ति और जो देना है उसे हम दायित्व के नाम के से जानेंगे, क्योंकि कभी ना कभी इसका हमें भुगतान करना होगा। अब देखिए यहाँ पर जो लेन देन होंगे, जो चीज हम वस्तु को खरीदेंगे या बेचेंगे, तो उन्हें हम विधिवत लिखेंगे। जैसे यहाँ पे पहला जो है ट्रांजैक्शन कि अमित ने रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया, तो पहला ट्रांजैक्शन हम रोकड़ लगाया है हमने व्यापार में, तो रोकड़ से हमने व्यापार प्रारंभ किया। और व्यापार प्रारंभ किया था तो यहाँ पर हमारे व्यापार में जो हमारा व्यापार है, जैसे देखिए ये अमित है और इस अमित ने क्या काम किया है, व्यापार चालू किया है। और जब व्यापार चालू किया है अमित ने, तो यह व्यापार एक निश्चित स्थान पर होगा और जो निश्चित स्थान होगा हमारा, उस निश्चित स्थान पर आप देखेंगे कि यहाँ पर रोकड़ व्यापार में आ जाएगी। लेकिन कभी ना कभी यह अमित नाम का व्यक्ति इस व्यापार से वो पैसे वापस लेगा, इसीलिए इस रोकड़ को जब व्यापार में पैसा आया तो हम रोकड़ बोलेंगे, लेकिन जिस समय हम देंगे यह पूंजी कहलाएगी। अर्थात यह इस मालिक के लिए दायित्व उत्पन्न हो जाएगा व्यापार का। हर एक ट्रांजैक्शन को हमको व्यापार बनकर देखना है, व्यापारी बनकर नहीं देखना है, तभी हम यहाँ पे लेन देन को सही रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर व्यापार प्रारंभ करने से आपके व्यापार में रोकड़ नाम की वस्तु आ जाएगी, यानी रोकड़ आ जाएगी और यहाँ पे पूंजी जनरेट हो जाएगी, एक दायित्व आपके सामने उत्पन्न हो जाएगा पूंजी का। अब यहाँ पे व्यापार प्रारंभ किया है तो 5 लाख रुपए से व्यापार लगा स्टार्ट किया है, तो रोकड़ व्यापार में 5 लाख आएगी। लेकिन कभी ना कभी जब व्यापार समाप्त होगा तो हमें यहाँ पर रोकड़ जो पूंजी के रूप में हमें रिटर्न करना होगा। इसी प्रकार अब इन्होंने जब व्यापार प्रारंभ किया तो माल उधार खरीद लिया इन्होंने 50,000 रुपए का। और जब उधार माल खरीदेगा तो आपको मालूम है कि उधार माल खरीदने से हमारा पैसा नहीं जाएगा और पैसा व्यापार से बाहर नहीं गया, अर्थात रोकड़ पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। जो तिजोरी है, लॉकर है हमारा, वहां से पैसे कम नहीं होंगे, लेकिन हमारे पास माल आएगा व्यापार में, यानी स्कंध जिसे हम कहते हैं, तो है स्टॉक के रूप में यहाँ पे वृद्धि हो जाएगी और जितने का माल आया वह राशि यहाँ लिख देंगे। इसका माल हमारे व्यापार में 50,000 का आ गया है, लेकिन कभी ना कभी इन लोगों को जिनसे हमने उधार खरीदा उन्हें देना होगा, और देना होगा तो वह हमारे लेनदार के नाम से जाने जाएंगे। और वो लेनदार जो हैं वो यहाँ पर हमसे 50,000 रुपए वसूल करेंगे, लेकिन पूंजी पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। जब दो यहाँ पे ट्रांजैक्शन हो जाते हैं तो इन दोनों को हम जोड़ देते हैं कि रोकड़ अब हमारे पास कितनी हुई, तो हम यहाँ देखते हैं कि 5 लाख रोकड़ हुई, माल हमारे पास
50,000 रुपए का हो गया। पूंजी हमारे पास 5 लाख की हो गई यहाँ पर, और लेनदार आपके पास 50,000 रुपए के जनरेट हो गए हैं। इस प्रकार जो एक नया हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किए उसे हम नया समीकरण के नाम से जानते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन जो नया इक्वेशन यहाँ पे बन गया है। तीसरा ट्रांजैक्शन देखते हैं हम यहाँ पे। जो तीसरा ट्रांजैक्शन है, लेनदारों को भुगतान किया। अब जो लेनदार है जिनसे हमने खरीदा था माल, उन्हें हम भुगतान करेंगे। तो लेनदारों को आपने जब भुगतान किया है तो आपकी तिजोरी से पैसा चला जाएगा, और पैसा जाएगा तो आपको मालूम है रोकड़ यहाँ से 30,000 रुपए आपने भुगतान किया तो कम हो जाएगी, लेकिन इसका माल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और पूंजी पर भी इसका प्रभाव नहीं होगा। लेकिन आपके लेनदार 30,000 रुपए के कम हो जाएंगे। इस प्रकार इन दोनों का टोटल कर देंगे। अब पुनः एक फिर नया समीकरण यहाँ पर तैयार हो जाएगा, और इस नए समीकरण के द्वारा आप देखेंगे दोनों एक, जितना संपत्ति होगा उतना ही दायित्व होगा। तो यहाँ पर 5 लाख में से 30 गया तो 4,70,000 रुपए आपकी लॉकर में पैसा बचेगा, और 50,000 रुपए का आपके पास माल रहेगा। इसी प्रकार पूंजी 5 लाख पूरी रहेगी आपके पास, और जो लेनदार थे ये कम हो जाएंगे, और 50,000 के थे जिसमें से 30,000 हमने उन्हें रिटर्न कर दिए, पैसे दे दिए। तो आपके पास मात्र अब जो लेनदारी है वो 20,000 की बचेगी, यानी 20,000 रुपए ही आपको दूसरों को देना है। आगे वेतन दिया, और जब वेतन हमने 3,000 दिया अपने कर्मचारी को, तो यहाँ पे एक देखते हैं वेतन का हमने कर्मचारियों को भुगतान कर दिया, और वेतन भुगतान किया है हमने, तो करने पर क्या होगा, 3,000 रुपए हमारे लॉकर से कम हो जाएंगे, तिजोरी से कम हो जाएंगे, स्कंद पर कोई प्रभाव नहीं होगा, लेकिन हमारी पूंजी भी 3,000 रुपए कम हो जाएगी, और 3,000 रुपए कम होगी, लेकिन लेनदार पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। इस प्रकार आप देखेंगे कि ये फिर एक नया और अंतिम समीकरण यहाँ पे तैयार हो गया, और नया जो समीकरण तैयार होगा वो 4,67,000 रुपए यहाँ पे रोकड़ बचेगी। माल आपके पास स्कंद के रूप में 50,000, और पूंजी आपके पास 4,97,000 रुपए पूंजी बचेगी, क्योंकि आपने वेतन दे दिया, और 20,000 रुपए के लेनदार आपके पास अभी भी रहेंगे, इनको आपको भुगतान करना होगा। और इस प्रकार एक लाइन से पूरा हम ये अकाउंटिंग इक्वेशन को बंद कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि जितना डेबिट में यहाँ पे हुआ है उतना ही आपको क्रेडिट में भी यहाँ पे दिखाई देगा, और दोनों एक जैसे आने चाहिए। यदि नहीं आए तो आपका सवाल गलत माना जाएगा। तो ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। यदि कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखें, हम बोर्ड पर उस क्वेश्चन को समझाएंगे। सभी क्वेश्चन को हम समझाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।